हाँ भाई, बात कर रहे थे किसकी कर रहे थे? आमेर रियासत की बात कर रहे थे टावरों। चलो, आमेर के सवाई जयसिंह की बात कर रहे थे। अपनी बात को आगे बढ़ावे के बात को बिल्कुल अपनी बात को भाई साहब थोड़ा सा आगे खिसकाते हैं। 1708, 27, 34, 34, 40 और एक तोप, क्या क्या घटनाएं हुई सवाई जयसिंह से रिलेटेड बात कर रहे थे। देखो ये लो, मैं ये मिटा दूं एक बार के लिए, ठीक है। आमेर का राजा सवाई जयसिंह, मारवाड़ का राजा अजीत सिंह और मेवाड़ का राजा अमर सिंह सेकंड। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ 1708 की घटना की कि औरंगजेब जो है, उस औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद उसके दो पुत्र हैं दोस्तों। एक का नाम आता है आजम और दूसरे का नाम आता है मुअज्जम। क्या नाम आता है? आजम और मुअज्जम, ठीक है। औरंगजेब के दो पुत्र, एक का नाम आजम है, दूसरे का नाम मुअज्जम है। इधर अजीत सिंह, आमेर का जयसिंह और मेवाड़ का कौन है? अमर सिंह सेकंड, ठीक है। आजम और मुअज्जम के मध्य उत्तराधिकारी युद्ध हुआ दोस्तों, और उस उत्तराधिकारी युद्ध में जयसिंह ने साथ दिया किसका? आजम का, ठीक है साहब। एक तरह से अजीत सिंह ने भी साथ दिया था दोस्तों किसका? आजम का। अब भाई बादशाह कौन बन गया? बादशाह बन गया दोस्तों मुअज्जम, और किस नाम से बना? बहादुर शाह के नाम से। किसके नाम से? बहादुर शाह। बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से दोस्तों, बहादुर शाह फर्स्ट था। बहादुर शाह के नाम से जो है आजम मुअज्जम जो है बादशाह बन गया और जयसिंह को गद्दी से हटा दिया। जयसिंह का एक भाई आता है दोस्तों जिसका नाम आता है विजय सिंह। क्या नाम आता है? विजय सिंह। इस विजय सिंह को आमेर की गद्दी पर बिठा दिया और आमेर का नाम चेंज करके कर दिया था दोस्तों इस्लामाबाद। क्या कर दिया था? इस्लामाबाद, ठीक है। आमेर का नाम चेंज करके क्या कर दिया था? इस्लामाबाद। अब अजीत सिंह भी दोस्तों यानी कि अजीत सिंह भी अभी मेवाड़ के अंदर है। एक तरह से उसको मारवाड़ जो था इस समय मिला नहीं था पूरी तरीके से। तो भाई साहब अजीत सिंह और जय सिंह मिलते हैं कि बोलो भाई साहब क्या करें? तो अब अपने पास एक ही ऑप्शन है और वो ऑप्शन है दोस्तों कौन? अमर सिंह। दोनों के दोनों मेवाड़ जाते हैं, अमर सिंह से मिलते हैं कि बोलो भाई साहब ऐसा ऐसा हो गया। तब बताते हैं दोस्तों अमर सिंह के द्वारा कहा गया, बोले मैं तुम्हारा साथ तो दे दूंगा लेकिन मेरी पुत्री है और उस पुत्री का नाम है चंद्रकुंवर। क्या नाम है? चंद्रकुंवर। क्या नाम है दोस्तों? चंद्रकुंवरी। यानी कि चंद्रकुंवरी का जो विवाह है, चंद्रकुंवरी का विवाह किसके साथ में दोस्तों? जयसिंह के साथ में। चंद्रकुंवरी का विवाह जयसिंह के साथ में। ये घटना मैं आपको जब मैंने मेवाड़ पढ़ाया था उस समय मैंने आपको बताया था, मारवाड़ पढ़ाया था उस समय भी मैंने आपको बताया था, फिर वापस से मैं आमेर में अंदर भी रिपीट कर रहा हूँ। चंद्रकुंवरी का विवाह जयसिंह के साथ, और उसमें शर्त रखी गई कि जो इनसे होने वाला पुत्र रहेगा वो मेवाड़ का आमेर का क्या बनेगा? अगला शासक बनेगा। और पुत्र पैदा होता है दोस्तों माधो सिंह। कौन पैदा होता है? माधो सिंह। अब देखो इस सवाई जयसिंह के दोस्तों एक पुत्र और हो जाता है बड़े रानी से जिसका नाम आता है ईश्वर सिंह। क्या नाम आता है? ईश्वर सिंह। अब मुझे बताओ इन दोनों में से दोनों का रिश्ता क्या हो गया? दोनों का रिश्ता हो गया सौतेले भाई हो गया ना, माधो सिंह और ईश्वर सिंह। यानी कि चंद्रकुंवरी से कौन जन्मा? माधो सिंह। और एक अन्य रानी से बड़ा पुत्र पहले ही जन्म ले गया जिसका नाम क्या है? ईश्वर सिंह। दोनों भाइयों की बात करेंगे, दोनों सौतेले भाई हैं कि राजा कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। ये जो है दोस्तों पूरा का पूरा जो सिस्टम है यानी कि एक तरह से समझौता हुआ है। इस समझौते का नाम आता है दोस्तों देबारी समझौता। कौन सा समझौता मेरे भाइयों? देबारी समझौता। तो देबारी समझौता कब हुआ है दोस्तों? 1708 ईस्वी में, ठीक है। और इस समय दोस्तों मुअज्जम बहादुर शाह के नाम से जब शासक बनता है तो अजीत सिंह को मारवाड़ का राजा क्या कर लेता है? एक्सेप्ट कर लेता है और आमेर की गद्दी पे पुनः कौन बैठ जाता है? जयसिंह बैठ जाता है। जयसिंह का विवाह अमर सिंह सेकंड ने अपनी पुत्री चंद्रकुंवर का इस शर्त पर किया, किस शर्त
शर्त पर कि आपके संयोग से जो होने वाला पुत्र होगा वो आमेर का अगला क्या बनेगा, शासक बनेगा। जय सिंह बोल जरूरी है कि भाई साहब छोरू भी पैदा हो, छोरू भी तो पैदा हो सके। बोल ठीक है, अगर छोरी पैदा हो गई तो तू सारी शर्तों से मुक्त है, लेकिन फिर भी मेरी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले मुगलों के साथ में मेरी नवासी जो रहेगी तो उसका ब्याह नहीं करेगा। बोले ठीक है, ये बात डन है। तो पुत्र तो कौन पैदा हो गया था? माधो सिंह पैदा हो गया था। तो भाई साहब माधो सिंह तो पैदा होने से पहले ही, यानी कि इसके मम्मी पापा जब मिले नहीं थे तभी डिसाइड हो चुका था कि माधो से जो भी पुत्र पैदा होगा वो कहाँ का राजा बनेगा, वो आमेर का राजा बनेगा। भाई साहब माधो सिंह तो आधार कार्ड के लिंक से पहले ही आमेर का राजा बन के आया था। तो ठीक है, 1708 की घटना, कौन सा समझौता? देबारी समझौता। कौन सा समझौता? देबारी समझौता। और देबारी कहाँ पड़ता है दोस्तों? उदयपुर में। देबारी कहाँ पर है? उदयपुर में। देबारी समझौता हुआ था दोस्तों, देबारी पड़ता है उदयपुर में। अब देखते हैं दोस्तों 1727 व्हाट हैपेंड इन 1727। इंग्लिश थोड़ी ऐसी है, बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है रे टावरो, बड़ी गरीब है। कपिल शर्मा शो देखते हो ना तुम? बहुत अच्छी कपिल शर्मा की, हाँ, उससे भी कमजोर है मेरी। और हमारे गुरुजी है, हमारी इंग्लिश पे हंस रहे हैं भाई, क्या कर सकते हैं, ठीक है, गरीब है, पर अपना जो चल रहा है ना वो मजबूत हैं। तुम तो पढ़ो, मजे लो, इंग्लिश छोड़ो यार, अपने देश में रहते हैं। अगर हम अंग्रेजों पर गुलामी करते ना, हम अंग्रेजों को गुलाम बना लेते तो साले अंग्रेज भी आज हिंदी बोल रहे होते। वो तो बस उन्होंने हमारे ऊपर राज किया है, हमारे ऊपर शासन किया है, अंग्रेजी भाषा आ गई, अंग्रेजी ज़बान आ गई, जो कि हम बोलने की कोशिश करते हैं। अगर हमने अंग्रेजों के ऊपर राज कर रहा हो, डोनाल्ड ट्रंप भी हिंदी में भाषण दे रहा होता, ठीक है, समझ रहे हो ना बात। चलो कोई बात नहीं, आगे अपना एक शहर बसा देते हैं बढ़िया सा, कसूसा ओ बहुत जोर को शहर बसाते हैं भाई, और बहुत जोर का शहर है जिसका नाम आता है दोस्तों, कौन सा शहर? ओहो गुरुजी, बड़ो ही माड़ो शहर है तो, और उस शहर का नाम है भाई जयपुर। चलो ये लो, जयपुर शहर, वाह गुरुजी क्या शहर है भाई साहब। हो पेरिस है, पेरिस, कतई जहर उगले, यहाँ बनो, यहाँ देख, यहाँ अट्टम सट्टम, ये लो, यहाँ है जयपुर, समझ गा? मतलब जयपुर के दरवाजे थे, अब तो खैर जयपुर का विस्तार हो चुका है, पहले जयपुर के दरवाजे थे, यानी कि प्रत्येक चौराहे पर बसा हुआ है दोस्तों जयपुर, प्रत्येक चौराहे जयपुर में, यानी कि ग्रिड पद्धति, कौन सी पद्धति? ग्रिड पद्धति, ग्रिड पद्धति या कौन सी पद्धति दोस्तों? जाल पद्धति, ग्रिड पद्धति या जाल पद्धति पर बसा हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता जब आप पढ़ते हो, सिंधु घाटी सभ्यता, पूरा का पूरा जो जयपुर शहर है ना वो सिंधु घाटी सभ्यता के अकॉर्डिंग बसा हुआ है दोस्तों। तो देख लो कतो बढ़िया है जयपुर। तो जयपुर की बात कर रहे हैं कछु, ठीक है साहब, जयपुर की बात करते हैं, ये मिटा दूं मैं, ठीक है। आओ कभी हवेली पर जयपुर घूमने, चलो ये लो जयपुर शहर। जयपुर शहर की जो नींव है वो रखी थी दोस्तों 18 नवंबर 1700, ओहो 18 नवंबर 1727 को। कद रखी जावे? 18 नवंबर 1727 को जयपुर की क्या रखी गई थी? नींव रखी गई थी। इस जयपुर शहर की जो योजना है दोस्तों, या योजनाकार में बोलूं या वास्तुकार में बोलूं, उसका नाम क्या है? विद्याधर। क्या नाम है दोस्तों? विद्याधर साहब। विद्याधर जो है, एक दो बातें देख लेते हैं। जयपुर शहर इंपॉर्टेंट है, अपनी राजधानी है, कैपिटल ऑफ राजस्थान जयपुर। तो विद्याधर जो है दोस्तों इसके वास्तुकार थे, योजनाकार थे। इसको जो नींव रखी गई थी ना दोस्तों, नींव वो रखी गई थी दोस्तों पंडित जी के द्वारा। पंडित जी के द्वारा रखी जावे। पंडित जी कौन? पंडित जगन्नाथ। हाँ,
पंडित जगन्नाथ के द्वारा दोस्तों जयपुर शहर की क्या रखी गई थी, नींव रखी गई थी। और निर्माण तो किसने कराया, सवाई जयसिंह ने कराया है दोस्तों। इस जयपुर की मैं बात करता हूं दोस्तों, इसका इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है दोस्तों आधुनिक निर्माता, यानी कि जयपुर शहर का जो आधुनिक निर्माता है मेरे भाइयों, वो आधुनिक निर्माता कौन है, वो है दोस्तों मिर्ज़ा इस्माइल। क्या नाम आता है, मिर्ज़ा इस्माइल। मिर्ज़ा इस्माइल, मिर्ज़ा इस्माइल जो है दोस्तों वो जयपुर शहर का आधुनिक निर्माता है। मिर्ज़ा इस्माइल, मिर्ज़ा इस्माइल, हाँ मिर्ज़ा इस्माइल। मिर्ज़ा इस्माइल जो है जयपुर शहर का आधुनिक निर्माता है। आपने एमआई रोड का नाम तो सुना होगा ना, तो एमआई रोड ये जो था मानसिंह का मंत्री था, किसका, मानसिंह का प्रधानमंत्री था। कौन, मिर्ज़ा इस्माइल। मिर्ज़ा इस्माइल मानसिंह का प्रधानमंत्री था। और इस मिर्ज़ा इस्माइल को दोस्तों आधुनिक जयपुर का क्या कहा जाता है, निर्माता। यानी कि जो दरवाजे थे जैसे अजमेरी गेट, ये जो दरवाजे थे ना दोस्तों, इसके अंदर ही अंदर जयपुर था और अब इससे भी क्या हो चुका है, बाहर विकास हो चुका है। और तो आधुनिक जयपुर का जो निर्माता है वो किसको कहा जाता है, मिर्ज़ा इस्माइल को कहा जाता है, जो कि किसका प्रधानमंत्री था दोस्तों, मानसिंह का प्रधानमंत्री था। अगर जयपुर शहर की मैं बात करता हूँ ना, जयपुर शहर का जो वर्णन है ना, जो वर्णन मिलता है दोस्तों, वो मिलता है मेरे भाइयों बुद्धि विलास में। एक ग्रंथ है बुद्धि विलास, क्या नाम है ग्रंथ का, बुद्धि विलास या बुद्ध विलास। बुद्धि विलास या बुद्ध विलास ग्रंथ में दोस्तों जयपुर शहर का वर्णन मिलता है। और इसका जो लेखक है, यानी कि बुद्ध विलास या का जो लेखक है वो है दोस्तों अपने जयपुर के पास ही तहसील एक चाकसू का आता है दोस्तों, बख्तराम। चाकसू का कौन आता है, बख्तराम। चाकसू का बख्तराम जो है दोस्तों बुद्धि विलास का लेखक है। और इसी बुद्धि विलास में दोस्तों अपन को क्या मिलता है दोस्तों, यानी कि जयपुर का वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है, जयपुर का वर्णन मिलता है। चलो 1700 यानी कि अपन ने बात कर ली है दोस्तों 1727 की। अब बात करेंगे दोस्तों 1734 की। 1708 में कौन सा, इधर 1727 में क्या बस गया दोस्तों, जयपुर शहर। 1734 में क्या हुआ था, हुरडा सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन दोस्तों, हुरडा सम्मेलन, ठीक है, हुरडा सम्मेलन, ठीक है। और 1734 में दोस्तों नाहरगढ़, सुना होगा, नाहरगढ़ या सुदर्शनगढ़, नाहरगढ़ या सुदर्शनगढ़। 40 में अश्वमेध यज्ञ करवाया था भाई साहब, ठीक है। चलो ये घटनाएं और देखते हैं। और तोप ही भाई साहब जयपुर, ठीक है। वास्तुकार, योजनाकार विद्याधर और पंडित जिसने नींव रखी थी 18 नवंबर 1727 पंडित जगन्नाथ। और आधुनिक निर्माता मिर्ज़ा इस्माइल, एमआई नाम के नाम से जिस पे रोड है। और मानसिंह का प्रधानमंत्री था। जो जयपुर का वर्णन मिलता है दोस्तों वो मिलता है बुद्ध विलास या बुद्ध विलास में, किसके द्वारा लिखा गया है, यानी कि चाकसू के बख्तराम के द्वारा। किसके द्वारा, चाकसू के बख्तराम के द्वारा, ठीक है। हुरडा सम्मेलन जो है दोस्तों, ये हुरडा सम्मेलन मैंने आपको कराया होगा मेवाड़ रियासत के अंदर। वापस से एक बार बता देता हूँ, यानी कि जिक्र कर चुके हैं अपन पहले। मेवाड़ और मेवाड़ में दोस्तों एक जगह है हुरडा, भीलवाड़ा नामक स्थान पर पड़ता है। वहाँ पर मराठों के दमन के लिए हम राजस्थान के जितने भी राजपूत शासक थे सारे के सारे एक मंच पर आए थे 1734 में। 17 जुलाई 1734 में भी राजपूत शासक थे दोस्तों, वो सभी के सभी एक मंच पर आना चाहते थे। किनके खिलाफ, किनका विद्रोह का दमन करने के लिए, मराठों का विद्रोह का दमन करने के लिए। हुरडा जो कि भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है, वहाँ पर एक मीटिंग हुई, एक बैठक हुई, एक सम्मेलन हुआ। कब हुआ था दोस्तों, 17 जुलाई 1734 ईस्वी को, जो इतिहास में किसके नाम से जाना गया, हुरडा सम्मेलन के नाम से जाना गया। कब हुआ था, 1734 में। और सवाई जयसिंह ने दोस्तों नाहरगढ़, या मैं इसी को बोलूं मेरे भाइयों सुदर्शनगढ़, नाहरगढ़ या सुदर्शनगढ़ का क्या कराया था, निर्माण कराया था 1734 में। और अंतिम रूप से इसका जो पंडित रत्नाकर की देखरेख में, पंडित रत्नाकर जी की देखरेख में दोस्तों अंतिम रूप से विधि विधान के साथ क्या हुआ था मेरे भाइयों, अश्वमेध यज्ञ हुआ था। क्या हुआ था दोस्तों, अश्वमेध यज्ञ हुआ था। अश्वमेध यज्ञ जो है वो पंडित रत्नाकर की देखरेख में हुआ था। और इस अश्वमेध यज्ञ क्या होता है, इसके अंदर एक घोड़े को छोड़ा जाता है, ठीक है। घोड़े को राजा छोड़ता है। अब जिस क्षेत्र में घोड़ा घूमेगा वो क्षेत्र जो है उसी राजा का हो जाएगा।
इस घोड़े को दोस्तों जब अश्वमेध यज्ञ कराया था सवाई जयसिंह ने, तो घोड़े को छोड़ा था दोस्तों। तो नागौर के खुम्माड़ी के राजपूतों ने उस घोड़े को पकड़ा था और बाद में सवाई जयसिंह जो है उस घोड़े को छुड़ा करके आए, लेके आ गए थे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एक तोप है और वो तोप बनाते हैं अपन। कौन सी तोप की बात कर रहे हैं दोस्तों? चलो तोप बनाते हैं भाई साहब। जयसिंह ने बहुत ही माड़ी, बहुत ही तगड़ी एक तोप बनवा दी और उस तोप का नाम आता है दोस्तों, कौन सी तोप? लो ये लो गुरुजी, कत्ती लंबी, अरे बहुत लंबी रे भाइयों, ये लो तोप। ठीक है साहब, पहियों पर रखी हुई सबसे बड़ी तोप। तोप का नाम है दोस्तों जय बाण तोप। कहाँ रखी हुई है? नाहरगढ़ में जय बाण तोप। कौन सी तोप? जय बाण तोप। ठीक है, लगभग 20 फीट 2 इंच लंबी है। 20 फीट 2 इंच लंबी है दोस्तों। कौन सी तोप? जय बाण तोप। ठीक है, जय बाण तोप वजन कितना है? और बड़ो ठाड़ो वजन है दोस्तों 50 टन। कितना वजन है? 50 टन इसके अंदर वजन है भाई साहब। इसके अंदर बोले एक बार ट्राई तो करें, एक बार गोला तो छोड़े। 50 किलो, कितने किलो को गोला? 50 किलो का एक गोला छोड़ा गया भाई साहब। गोला चढ़ा, सीधा आके पड़ा दोस्तों चाकसू। कहाँ? चाकसू। चाकसू कहाँ है? जयपुर। और यहाँ पर एक तालाब बन गया और उस तालाब का नाम आता है गोलेराव तालाब। यही बात नहीं रुकी भाई साहब, वो डिलीवरी हो गई। किसकी डिलीवरी हो गई रे? यानी कि जानवरों की, पशु पक्षियों की क्या हो गई थी दोस्तों? डिलीवरी हो गई थी मेरे भाई। तो इतनी भयंकर आवाज थी कौन सी तोप की? जय बाण तोप की। जब ये जय बाण तोप चलाई गई थी तो जो गोला था वो चाकसू में जाके पड़ा था, वहां एक तालाब बन गया और उस तालाब का नाम क्या आता है दोस्तों? गोलेराव तालाब। कौन सा तालाब बन गया मेरे भाइयों? गोलेराव तालाब। इस भाई साहब के द्वारा ग्रंथ, यानी कि ग्रहों पर एक ग्रंथ लिखा गया था। ग्रहों पर दोस्तों, ग्रहों पर ग्रंथ लिखा गया था और उस ग्रंथ का नाम आता है जयसिंह कारिका। कौन सा ग्रंथ दोस्तों? जयसिंह कारिका। जयसिंह कारिका जो ग्रंथ है दोस्तों, वो ग्रहों पर सवाई जयसिंह के द्वारा लिखा गया था। मैंने बताया था इसको डॉक्टर ओझा ने क्या कहा है? चाणक्य का है। क्या कहा है दोस्तों? चाणक्य। और जो ज्योतिष पर भी लिखा गया था दोस्तों, ज्योतिष पर भी एक ग्रंथ लिखा गया था। ज्योतिष, ज्योतिष पर कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? वो लिखा गया था दोस्तों जीज मोहम्मद शाही। कौन सा ग्रंथ दोस्तों? जीज मोहम्मद शाही। जीज मोहम्मद शाही ग्रंथ सवाई जयसिंह के द्वारा लिखा गया था दोस्तों। किस पर लिखा गया था? नक्षत्रों की एक तरह से सारणी बनाई थी जीज मोहम्मद शाही के नाम से। ठीक है, तो चलो ये आपका जयसिंह कंप्लीट हुआ। अब जयसिंह के बाद दोस्तों देवारी समझौते के तहत एक पुत्र पैदा हो गया था। कौन? माधव सिंह। जबकि जयसिंह का बड़ा पुत्र जो था उसका नाम था ईश्वर सिंह। दोनों भाइयों की बात कर लेते हैं साथ में। ठीक है, ओह चलो देखो, ईश्वर सिंह और माधव सिंह। ईश्वर सिंह बड़ा है, दोनों सौतेले भाई हो गए। दूसरा कौन दोस्तों? माधव सिंह। ईश्वर सिंह और माधव सिंह। देखो दो युद्ध होंगे। एक है दोस्तों राजमहल का युद्ध। दोनों भाइयों के मध्य किस बात को लेकर? अरे एक समझौता हुआ था ना, देवारी समझौता। देवारी समझौते के तहत यह शर्त थी कि भाई साहब जो पुत्र पैदा होगा चंद्र कुंवर से वो आमेर का अगला राजा बनेगा। पुत्र कौन पैदा हुआ था? माधव सिंह। जबकि उससे पहले दूसरी रानी से अन्य बड़ा पुत्र पैदा हो गया था जिसका नाम था ईश्वर सिंह। अब ईश्वर सिंह तो भाई साहब बड़ा है, उत्तराधिकारी है, तो इसलिए जबकि शर्त के अनुसार किसको बनना चाहिए? माधव सिंह को राजा बनना चाहिए। तो इनके मध्य युद्ध होता है जिसका नाम आता है दोस्तों राजमहल का युद्ध। ठीक है भाई साहब, किस किस के मध्य गुरुजी? एक तरफ है ईश्वर सिंह और दूसरी तरफ वर्सेज माधव सिंह। ईश्वर सिंह वर्सेज माधव सिंह। ठीक है, युद्ध कब होता है? 1747 में। 1747 में युद्ध होता है। उसके बाद दूसरा जो युद्ध है उसका नाम आता है दोस्तों बगरू का युद्ध। कौन सा युद्ध? बगरू का युद्ध। बगरू का जो युद्ध है ये होता है 1748 में।
वही मेरे भाइयों कौन कौन, एक तरफ है ईश्वर सिंह और दूसरी तरफ है दोस्तों वर्सेस माधो सिंह, ईश्वर सिंह वर्सेस माधो सिंह। क्लियर, ईश्वर सिंह वर्सेस माधो सिंह, ठीक है। इस युद्ध में ईश्वर सिंह की विजय हुई, माधो सिंह की हार हुई। इस युद्ध में माधो सिंह की हार हुई, ईश्वर सिंह की विजय हुई। राजमहल कहाँ पड़ता है दोस्तों, टोंक में, और बगरू कहाँ पड़ता है दोस्तों, जयपुर में, ठीक है। दो युद्धों के बारे में बात की, दोनों भाइयों के मध्य ये युद्ध हुआ है। पहला जो युद्ध है उसका नाम है राजमहल का युद्ध, जो कि टोंक के अंदर है दोस्तों। 1747 में ईश्वर सिंह की विजय होती है। दूसरा युद्ध बगरू का युद्ध 1748 में, और इसमें ईश्वर सिंह की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। ईश्वर सिंह ने दोस्तों राजमहल जब विजय किया, यानी कि इस विजय के उपलक्ष्य में, इस विजय के उपलक्ष्य में भाई साहब ने एक बिल्डिंग बनवा दी। बोले गुरुजी घनी कसौती बिल्डिंग बनवाई है। कौन सी बिल्डिंग बनवा दी दोस्तों, वो बिल्डिंग देखते हैं एक बार, लो बिल्डिंग देखते हैं दोस्तों, और बिल्डिंग का नाम है दोस्तों इसरलाट, इसरलाट, ठीक है, इसरलाट। इसी को बताते हैं, ये जो है ना दोस्तों इसरलाट जो है ये जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में है। जयपुर के कौन से बाजार में, त्रिपोलिया बाजार में। जब आप जयपुर घूमने आओगे, जयपुर में त्रिपोलिया बाजार के अंदर जब आप जाओगे तो वहाँ पे आपको ये इसरलाट मिलेगा, और इसको देखने पर आपको ऐसा महसूस होगा कि ये स्वर्ग को छू रही है, इसलिए इसको बोलते हैं दोस्तों सरगासूली, इसरलाट या सरगासूली, ठीक है भाई साहब। इसरलाट या सरगासूली का जो निर्माण है इस विजय के उपलक्ष्य में कराया, किसने कराया था दोस्तों, अरे किसने कराया था, ईश्वर सिंह ने कराया था। इसे दोस्तों जयपुर का विजय स्तंभ बोलते हैं। जयपुर का क्या बोलते हैं, विजय स्तंभ। जिस तरह से महाराणा कुंभा ने दोस्तों, जिस तरह से महाराणा कुंभा ने मालवा विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था, उसी तरह से ईश्वर सिंह ने राजमहल विजय के यानी कि राजमहल का युद्ध जीता, और इस युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में दोस्तों किसका निर्माण कराया, इसरलाट या सरगासूली का निर्माण कराया। और इसे जयपुर के दोस्तों कुतुब मीनार भी कहते हैं। जयपुर की क्या कहते हैं, कुतुब मीनार। जयपुर की कुतुब मीनार भी कहते हैं किसको दोस्तों, इसरलाट या सरगासूली को, ठीक है। इसरलाट या सरगासूली को जयपुर की कुतुब मीनार भी कहते हैं। अब मराठों का आक्रमण हो रहा था मेरे भाइयों, ठीक है, और मराठा जो है दोस्तों उसका नाम है मल्हार राव होलकर। मल्हार राव होलकर जो है दोस्तों वो चौथ वसूली के लिए आए थे। किसके लिए, चौथ वसूली, यानी कि टैक्स, एक तरह का टैक्स लिया करते थे। तो मल्हार राव जो है वो चौथ वसूली के लिए आया था दोस्तों, और यहाँ पर कुछ 2-1 लाख रुपए देके ईश्वर सिंह ने बात टाल दी थी। लेकिन मराठों को ये बात पसंद नहीं, बोले इतना कम पैसा, हमारी बेइज्जती। तो मराठे वापस से जयपुर पर आक्रमण के लिए आ गए थे। फिर दो अलग अलग उल्लेख मिलते हैं कि ईश्वर सिंह जो है वो इसरलाट पे चढ़ा और अपनी 3 रानियों के साथ इसी इसरलाट से कूद जाता है दोस्तों, और क्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। कौन मेरे भाइयों, ईश्वर सिंह। तो आपको याद रखना है कि मराठों के डर के कारण से, मराठे जब आक्रमण कर रहे थे तो मराठों के डर के कारण से जयपुर का एक शासक है जिसका नाम आता है ईश्वर सिंह। ईश्वर सिंह इसी इसरलाट पे, जो कि राजमहल युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में उसने बनवाई थी, उस पर चढ़ता है अपनी 3 रानियों के साथ में, और दोस्तों यहाँ से कूद जाता है और क्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। किनके डर के कारण दोस्तों, मराठों के डर के कारण। मराठों के डर के कारण जो है ईश्वर सिंह क्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। दूसरा उल्लेख ये मिलता है कि जब मराठों ने जयपुर पर आक्रमण किया था तो भाई साहब ने सांप मंगाए, उन सांपों से खुद को कटवाया, रानियों को कटवाया, और एक तरह से क्या कर ली, आत्महत्या कर ली। तो यहाँ से जो सवाल आता है वो ये आता है, वैसे पूछा नहीं जाता है लेकिन फिर भी अगर आ जाए तो मराठों के डर के कारण से, एक तरह से डर ही था दोस्तों कि ईश्वर सिंह ने क्या कर ली थी, आत्महत्या कर ली थी। क्या कर ली थी मेरे भाइयों, आत्महत्या। और अब जो भाई साहब शर्त के तहत जो पैदा हुआ था जिसका नाम आता है दोस्तों माधो सिंह, उस माधो सिंह के बारे में अपन जिक्र करते हैं, ठीक है। माधो सिंह का शासनकाल वैसे ज़्यादा लंबा नहीं चलता है, ये लगभग 1750 ईस्वी की बात आती है दोस्तों। ईश्वर सिंह ने जब आत्महत्या की थी मराठों के डर के कारण, तो माधो सिंह की बात करते हैं। दूसरा भाई कौन है, माधो सिंह, सौतेला भाई है इसका।
माधो सिंह। वैसे तो 1750 से 1760 तक रहता है, ज़्यादा शासनकाल नहीं है माधो सिंह का। माधो सिंह के समय दोस्तों, यानी कि माधो सिंह के समय में मराठों का कत्लेआम हुआ था। मराठों का कत्लेआम हुआ था। लगभग 2 से 2,500 जो मराठे हैं वो भाई साहब कहाँ घूमने आए थे? जयपुर। 2 से 2,500 मराठे जयपुर घूमने आए और जयपुर की जनता को गुस्सा आ गया और जयपुर की जनता ने दोस्तों इन मराठों का क्या कर दिया? कत्लेआम कर दिया। तलवार छुरी यहाँ निकाली और सल्टा दिया। किसको दोस्तों? मराठों को। ठीक है। इस भाई साहब ने, माधो सिंह ने एक शहर भी बसाया हुआ है। शहर बसाया है। कौन सा शहर बसाया भाई? अरे सवाई माधोपुर। कौन सा शहर दोस्तों? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर शहर बसाया था इसने लगभग 63 में, 1763 में सवाई माधोपुर शहर बसाया था। और एक माता का मंदिर भी बनवाया इसने। कौन सी माता गुरुजी? चलो बता देता हूँ। शीतला माता। शीतला माता। शीतला माता का मंदिर बनवाया। शीतला माता का मंदिर। शीतला माता काय की डॉक्टर है भाई? डॉक्टर है कि किसी चीज की डॉक्टर? शीतला माता डॉक्टर है। किसकी? एक रोग होता है अपने हो जाता है ना वो, हाँ, चेचक, जिसे बोलते हैं चेचक। तो चेचक की डॉक्टर कौन है? शीतला माता। शीतला माता का मंदिर कहाँ है? चाकसू। कहाँ पर भाई? चाकसू। शीतला माता के मंदिर का निर्माण कराया और शीतला माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? चाकसू में। इस भाई साहब ने मोती डूंगरी महल सुने ना? मोती डूंगरी महल बिल्कुल सुने गुरुजी। मोती डूंगरी महल। मोती डूंगरी महल ये दोस्तों राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर के अंदर है। राजस्थान यूनिवर्सिटी जब आप जाओगे तो थोड़ा उससे आगे ही मोती डूंगरी महल है, जो कि वर्ष में दोस्तों कितनी बार खुलते हैं? एक बार। वर्ष में एक बार खुलते हैं। कब खुलते हैं? महाशिवरात्रि के दिन। महाशिवरात्रि के दिन जो है मोती डूंगरी महल खुलते हैं और वर्ष में कितनी बार खुलते हैं दोस्तों? एक बार खुलते हैं। ठीक है। यानी कि अपन बात कर रहे हैं माधो सिंह के बारे में कि माधो सिंह के समय में दोस्तों मराठों का क्या हुआ था? कत्लेआम हुआ था। 2 से 2,500 मराठों का कत्लेआम। शीतला माता के मंदिर का निर्माण कराया, जो चेचक की देवी है दोस्तों, चेचक देवी जिसे बोलते हैं, यानी कि डॉक्टर है। जयपुर की जनता ने दोस्तों मराठों का कत्लेआम कर दिया। मोती डूंगरी महलों का निर्माण कराया और एक शहर बसाया जिसका नाम आता है सवाई माधोपुर शहर। कौन सा शहर मेरे भाइयों? सवाई माधोपुर। किसके द्वारा बसाया गया था? माधो सिंह के द्वारा। अरे मेरे भाइयों, किसके द्वारा? माधो सिंह के द्वारा। ठीक है। इसका दरबारी आता है दोस्तों। दरबारी की हम बात कर लेते हैं। सर दरबारी विद्वान कौन है? तो दरबारी है दोस्तों द्वारकानाथ भट्ट। कौन दोस्तों? द्वारकानाथ भट्ट। इस द्वारकानाथ भट्ट के द्वारा ग्रंथ लिखे गए हैं। एक ग्रंथ लिखा गया है दोस्तों गलवा गीत। कौन सा गीत? गलवा गीत। और दूसरा लिखा गया है दोस्तों वाणी वैराग्य। वाणी वैराग्य। गलवा गीत और वाणी वैराग्य 2 ग्रंथ लिखे गए हैं दोस्तों। किसके द्वारा? द्वारकानाथ के द्वारा। और इसका जो संगीतकार है, यानी कि इसका जो संगीतकार है भाई साहब, गजबड़ पानी ने चाली कमर तेरी लेफ्ट राइट हाले। ठीक है। वो कौन है दोस्तों? वो है दोस्तों ब्रजपाल। ब्रजपाल। और ब्रजपाल जो है दोस्तों ये वीणा बजाता था। क्या बजाता था मेरे भाइयों? वीणा बजाता था। कौन? ब्रजपाल। अधिकतर वीणा वादक ही देखे हैं अपन ने। कुंभा भी कौन था? वीणा वादक था। ठीक है। तो ये कौन थे मेरे भाइयों? वीणा वादक। कौन? ब्रजपाल। और ये किसका संगीतकार था दोस्तों? ये था मेरे भाइयों माधो सिंह का। किसका? माधो सिंह का। अब एक शासक और बनता है। छोटे छोटे शासक हैं, इनकी अपन बात कर लेते हैं। ठीक है। माधो सिंह का दरबारी कौन हो गया? द्वारकानाथ भट्ट। माधोपुर शहर बसाया, शीतला माता का मंदिर, मोती डूंगरी महल। जब इसी के समय मराठों का क्या हुआ था दोस्तों? कत्लेआम हुआ था। क्या हुआ था भाई? कत्लेआम। अब चलो, शासक का नाम आता है दोस्तों प्रताप सिंह। क्या नाम है? प्रताप सिंह।
प्रताप सिंह से अभी राजस्थान पुलिस में एक सवाल पूछा गया था और वो पूछा गया था दोस्तों, जयपुर का हवा महल किसने बनाया है? तो जयपुर का हवा महल भाई साहब किसने बनाया है? प्रताप सिंह ने ही बनाया है। ये जो है ना, ये कृष्ण जी का बहुत बड़ा भक्त था। कौन? प्रताप सिंह। किसका भक्त था भाई? भक्त। भक्त वैसे बीजेपी वालों के लिए प्रयोग होता है, लेकिन ये भक्त था किसका? कृष्ण जी का। कृष्ण जी का भक्त था और कृष्ण जी के लिए रोज भाई साहब 5 कविताएं चढ़ाता था। ये कविताएं जो लिखता था ना, वो लिखता था ब्रजनिधि नाम से। किसके नाम से? ब्रजनिधि नाम से कविता लिखता था। कौन दोस्तों? स्वयं प्रताप सिंह। प्रताप सिंह जो है स्वयं ब्रजनिधि नाम से कविताएं लिखता था और ये कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त थे। 2 युद्धों की बात कर लेते हैं अपन। एक युद्ध आता है दोस्तों तुंगा का युद्ध। कौन सा युद्ध मेरे भाइयों? तुंगा का युद्ध। ठीक है, तुंगा का जो युद्ध है ये होता है 1787 में, मराठों के साथ होगा, सीधी सी बात है। यानी कि प्रताप सिंह वर्सेस मराठा कौन है? मल्हार राव होलकर। और दूसरा युद्ध है दोस्तों, तुंगा पड़ता है दौसा जयपुर मार्ग पर। ठीक है, दौसा जयपुर मार्ग पर तुंगा पड़ता है। और दूसरा जो युद्ध होता है दोस्तों, उस युद्ध का नाम रहता है मेरे भाइयों पाटन का युद्ध। कौन सा युद्ध? पाटन का युद्ध। और पाटन पड़ता है मेरे भाइयों सीकर में। युद्ध होता है 1790। ठीक है, इधर कौन? प्रताप सिंह हुई और वर्सेस मल्हार राव होलकर, महादजी सिंधिया। इधर कौन आ जाता है? महादजी सिंधिया। भाई साहब की बात बड़ी भक्तों, देखो प्रताप सिंह, इस युद्ध में कौन जीत जाता है? तुंगा के युद्ध में प्रताप सिंह जीत जाता है। और भाई साहब इस युद्ध में कौन जीत जाता है? इस युद्ध में भी यानी कि महादजी सिंधिया जीत जाते हैं। चलो इधर बताते हैं कि इसमें कौन रहता है दोस्तों? महादजी सिंधिया भी साथ में रहते हैं। महादजी सिंधिया भी साथ में रहते हैं। कौन से युद्ध में? तुंगा के युद्ध में। तुंगा का युद्ध 1787 में होता है। प्रताप सिंह वर्सेस मल्हार राव होलकर और महादजी सिंधिया। पाटन का युद्ध, पाटन कहाँ? सीकर। ठीक है, 1790 प्रताप सिंह वर्सेस महादजी सिंधिया। प्रताप सिंह की इस युद्ध में क्या हो जाती है? हार। तुंगा का जब युद्ध हुआ था तो महादजी सिंधिया ने कहा था कि मैं अगर जीवित रहा, मल्हार राव होलकर खत्म करो यहाँ से, मैं अगर जीवित रहा तो जयपुर को एक दिन धूल में मिला दूंगा, जयपुर को मिट्टी में मिला दूंगा। किसने कहा था ये? महादजी सिंधिया ने। किसने कहा था दोस्तों? महादजी सिंधिया ने। ठीक है, इसको ना 22 व्यक्ति रखने का बहुत बड़ा शौक था प्रताप सिंह को। कवि ले लो, संगीतकार ले लो, और भाई साहब गजबन पानी ने चली, मतलब कुछ भी, सारे के सारे 22 रखने का बहुत बड़ा शौक था। तो इसके दरबार में दोस्तों 22 विद्वान रहते थे। कितने विद्वान? 22 विद्वान। उन 22 विद्वानों को कहा जाता था दोस्तों गंधर्व 22। क्या कहा जाता था? गंधर्व 22, या इन्हीं को बोला जाता है दोस्तों प्रताप 22। ध्यान रखना, प्रताप 22 या गंधर्व 22 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। IMPTNT है, इंपॉर्टेंट है। यानी कि गंधर्व 22 या प्रताप 22 जो कि 22 विद्वान रहते थे दोस्तों, 22 की संख्या में विद्वान रहते थे। किसके दरबार में रहते थे? प्रताप सिंह के दरबार में रहते थे भाई साहब। इन्हें क्या कहा गया है? इन्हें कहा गया है गंधर्व 22 या प्रताप 22। घणो मोड़ो रे भाई। ठीक है, प्रताप 22 या गंधर्व 22। और भाई साहब मैंने हवा महल तो पहले ही बता दिया। हवा महल का क्या कराता है? निर्माण कराता है। चलो हवा महल बता देता हूँ थोड़ा सा कि ये गुरुजी हवा महल, ते हवा महल जाओ घूमने। ए भाई हवा महल जाओगे? चलो हवा महल घुमाओ तने में। लो जी, बिगर नींव के, नींव नहीं है, बगैर नींव के बना हुआ है कौन सा महल दोस्तों? हवा महल। कौन सा महल? हवा महल। लो गुरुजी, लो भक्तों, हवा महल कितने मंजिला है? 1 2 3 4, यहाँ टावरो लो 5 मंजिला। कितने मंजिला है? 5 मंजिला। कौन सा महल? हवा महल। कहाँ है गुरुजी? जयपुर में। हवा महल जयपुर में। किसकी देखरेख में बना था? देखरेख
भाई साहब लालचंद। लालचंद की देखरेख में हवा महल बना है। 900, इसके अंदर भाई साहब 953 खिड़की हैं। 953 खिड़की हैं। खिड़की 953 तो क्या है दोस्तों, खिड़की हैं। 365 इसके अंदर झरोखे हैं। और किसकी देखरेख में, लालचंद की देखरेख में ये बना था। शिल्पी जो था इसका, शिल्पी वास्तुकार मैं बोल सकता हूँ, शिल्पी या वास्तुकार, ठीक है, देखरेख छोड़ दो। शिल्पी या वास्तुकार जो था वो कौन था दोस्तों, वो था मेरे भाइयों लालचंद। अब इसके जो 5 मंजिल है ना, इनका नाम पूछ लिया जाता है। सबसे ऊपरी ऊपर 5वीं मंजिल का हवा, और यानी कि शरद या प्रताप, रतन, विचित्र, प्रकाश। ये जो है दोस्तों इसकी 5 मंजिलें हैं। इन 5 मंजिलों से हवा महल की जो 5 मंजिलें हैं, कई बार दूसरी मंजिल का, तीसरी मंजिल का, पहली मंजिल का, 5वीं मंजिल, जो कि कला संस्कृति का टॉपिक है, फिर भी मैंने आपको बता दिया हवा महल से रिलेटेड कि शिल्पी या वास्तुकार लालचंद है। जयपुर में हवा महल है, उस हवा महल का निर्माण प्रताप सिंह कराते हैं, जिसके अंदर 953 खिड़कियां हैं, 365 झरोखे हैं। वो झरोखे यानी कि जो महिलाएं होती थी, जो रानियां होती थी, जो दासियां होती थी, उनके लिए स्पेशल तैयार किए गए थे कि कोई भी प्रोग्राम हो रहा है, सिटी से कुछ भी निकल रहा है, तो उन झरोकों के माध्यम से दोस्तों जो कि वो दृश्य का नजारा कर सकती थी। पहली जो मंजिल है उसका नाम है शरद या प्रताप, दूसरी का रतन, तीसरी का विचित्र मंजिल, चौथी प्रकाश और 5वीं हवा मंजिल। कौन सी मंजिल दोस्तों, हवा मंजिल। 5 मंजिला है, ठीक है साहब। ये कौन हो गए आपके, ये हो गए मेरे भाइयों प्रताप सिंह। कौन से सिंह मेरे भाइयों, प्रताप सिंह। अब अगले शासक के जो है हम अगले क्लास में, हमारी लास्ट क्लास रहेगी दोस्तों आमेर के कछवाहा राजवंश की, उसकी अपन बात करेंगे। तब तक आप दोस्तों हवा महल प्रताप सिंह को पढ़ते रहिएगा। अपन ने आमेर लगभग कंप्लीट कर लिया भक्तों। अगली क्लास में जो है हम आमेर को कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। आप पढ़ाई करते रहिए।